तो चलिए आज भारत की बहुत ही फैसिनेटिंग जनजातीय दुनिया को समझते हैं। ये पूरा डिस्कशन प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले भारत की जनजातीय दुनिया का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर यहाँ के प्रमुख प्रजातीय समूहों को समझेंगे। इसके बाद हम अलग अलग क्षेत्रों की जनजातियों को जानेंगे, उनकी यूनिक संस्कृतियों और परंपराओं को देखेंगे और आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन पर नज़र डालेंगे। तो सेक्शन 1 भारत का जनजातीय विश्व। अच्छा, जब हम कहते हैं जनजाति या ट्राइब तो इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन क्या है? देश में इनकी आबादी कितनी बड़ी है? चलिए इन्हीं सवालों से शुरू करते हैं। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है और जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? कोई अंदाजा? तो जवाब है भील जनजाति। जी हाँ, 2011 के जनगणना के हिसाब से भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और हाँ, क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। पहले भील, फिर गोंड और उसके बाद आते हैं संथाल। और ये आंकड़ा देखिए 8.6%। ये भारत की कुल आबादी में जनजातीय समुदायों का हिस्सा है। मतलब अगर हम 12 लोगों को देखें तो उनमें से लगभग एक व्यक्ति किसी जनजातीय समुदाय से होगा। ये एक बहुत बहुत बड़ी आबादी है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक पहचान भी है। हमारे संविधान का आर्टिकल 342 इन समुदायों को शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित जनजाति का दर्जा देता है और इस दर्जे से उन्हें अपनी यूनिक कल्चर को बचाने और आगे बढ़ने के लिए खास अधिकार और सुरक्षा मिलती है। अब अगला सवाल, ये इतने सारे अलग अलग समुदाय आए कहाँ से? मतलब इनके एंथ्रोपोलॉजिकल रूट्स क्या है? इसको समझने से भारत के ट्राइबल डाइवर्सिटी की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बेसिकली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर भारत के जनजातीय समूहों को 3 मेन रेशियल ग्रुप्स में बांटा जाता है: निग्रीटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मंगोलॉइड। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है नेग्रीटो। माना जाता है कि ये भारत में आने वाले सबसे पहले लोग थे। आज ये हमें अंडमान के द्वीपों में मिलते हैं, जैसे कि जारवा और सेंटिनेलीज। दूसरी तरफ है मंगोलॉइड। ये आपको नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी इलाकों में मिलेंगे, जैसे नागा, खासी और बोडो जनजातियां। और फिर आता है तीसरा और सबसे बड़ा ग्रुप, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। सही मायनों में ये जनजातीय भारत का दिल हैं। देश की सबसे बड़ी जनजातियां जैसे भील, गोंड, संथाल सब इसी ग्रुप में आती हैं और ज़्यादातर सेंट्रल और सदर्न इंडिया में रहती हैं। तो अब हमने एक बड़ा पिक्चर तो देख लिया। चलिए अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं और भारत के अलग अलग हिस्सों में चलकर कुछ सबसे प्रमुख जनजातियों से मिलते हैं। एक रीजनल टूर पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं सेंट्रल इंडिया से, जहां देश की 2 सबसे बड़ी जनजातियां हैं, भील और गोंड। देखिए, इनके नाम में ही इनकी पहचान छिपी है। भील शब्द का मतलब धनुष से जुड़ा है, जो उनकी शिकारी परंपरा को दिखाता है, और गोंड शब्द कोंड से निकला है, जिसका मतलब होता है पहाड़। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये इलाका तो संस्कृतियों का एक मेल्टिंग पॉट है। यहाँ की कई जनजातियां जैसे असम में बोडो या मेघालय में गारो खासी अपनी एक खास तरह की खेती के लिए जानी जाती हैं, जिसे झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। वहीं अगर हम हिमालय की तरफ देखें तो वहां भोटिया जनजाति है, जो सीजनल माइग्रेशन के लिए जानी जाती है। मतलब मौसम के साथ वो पहाड़ों में ऊपर नीचे मूव करते हैं। और एकदम दक्षिण में चलें तो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है टोडा जनजाति, जो अपने भैंस पालन और यूनिक सोशल कस्टम्स के लिए मशहूर है। और आखिर में अंडमान और निकोबार के द्वीप। यहाँ भारत की कुछ सबसे प्राचीन और आइसोलेटेड जनजातियां रहती हैं, जैसे जारवा, ओंगे और सेंटिनेलीज। सेंटिनेलीज तो आज भी बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं रखते। ये वाकई एक लिविंग एंथ्रोपोलॉजिकल मिस्ट्री हैं। देखिए, ज्योग्राफी के अलावा इन समुदायों की असली पहचान उनकी यूनिक ट्रेडिशंस और कल्चर में है, और ये एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए कुछ खास परंपराओं पर नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ऐसी कौन सी जनजाति है जो पारंपरिक तौर पर दिवाली को एक शोक के त्योहार के रूप में मनाती थी? सोचिए जरा। इसका सही जवाब है थारू जनजाति, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में रहती है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि समय के साथ अब ये प्रथा काफी बदल गई है और अब वो भी दिवाली को एक खुशी का त्योहार ही मानते हैं।
और भी बहुत कुछ है, जैसे झारखंड में मुंडा और उरांव जनजातियों का सरहुल त्योहार, जो फूलों का त्योहार है, या फिर टोडा और जौनसारी जनजातियों में बहुपतित्व यानी पॉलीएंड्री की प्रथा। और हाल ही में निकोबार की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट भी डाला। ये सारी बातें भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाती हैं। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एग्जाम्स के लिए की फैक्ट्स। ये क्विक रिवीजन है, तो पूरा ध्यान यही रखिएगा। यहाँ कुछ की स्टैटिस्टिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को हाईलाइट किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे स्टडी मटेरियल्स में मिलते हैं। इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि किन चीज़ों पर खास ध्यान देना है। अब ये लिस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां ऑफिशियली कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में आता है, तो इसे ज़रूर याद रखें। और आखिर में ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। आर्टिकल 342 जो राष्ट्रपति को एसटीज को स्पेसिफाई करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 330 जो लोकसभा में एसटीज के लिए सीटों के रिजर्वेशन की बात करता है। और आर्टिकल 332 जो स्टेट असेंबलीज में रिजर्वेशन की बात करता है। ये तीनों आर्टिकल्स एकदम याद होने चाहिए। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, भारत के ये विविध जनजातीय समुदाय अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को बचाते हुए मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कदम से कदम कैसे मिला सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी के जवाब में इन समुदायों का भविष्य टिका है।